हेलो क्यूरियस पीपल। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स किस तरीके से स्ट्रेंज बिहेवियर शो करता है, क्वांटम फिनोमिना किस किस तरीके के होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स कैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर है जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का ऐसा नेचर क्यों है। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी क्या कमी पड़ गई कि हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ा, और ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इन द सेकंड एपिसोड ऑफ क्रैश कोर्स टू क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम लोग फिजिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम लोग गैलीलियो और न्यूटन के टाइम पे आते हैं। लेकिन गैलीलियो और न्यूटन के टाइम से पहले एक बहुत ही लंबी डिबेट चल रही थी कि वर्ल्ड किस चीज से बना हुआ है। उस टाइम दो आइडियाज माने जाते थे कि या तो वर्ल्ड थिंग्स से बना हुआ है या फिर वर्ल्ड स्टफ से बना हुआ है। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। थिंग्स मतलब होता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड बना रहता है छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट से। अब ये यूनिट कैसे भी हो सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 25 यूनिट। लेकिन ये यूनिट कैसे नहीं हो सकते, 25.5, 7.6। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में ही आ सकते हैं और ऐसे डिस्क्रीट यूनिट से पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। ऑन दी अदर हैंड स्टफ लाइक व्यू ऑफ द वर्ल्ड कहता था कि पूरा वर्ल्ड कंटिन्यूअस तरीके से बना हुआ है, यहां पर कोई भी चीज डिस्क्रीट नहीं होती बल्कि पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है। तो ये दो डिफरेंट आइडियाज थे जिनके लिए दो डिफरेंट ग्रुप बन चुके थे। पहला ग्रुप की लीड करते थे डेमोक्रिटस, जिनको कहते थे एटमिस्ट। हाँ, ये वही नाम है जिसके ऊपर एटम का नाम रखा गया। इनफैक्ट डेमोक्रिटस ने यह बोला था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एटम से बना हुआ है और ये जो एटम है ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं। अब बात यह है कि एरिस्टोटल इस आइडिया को लेके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। एरिस्टोटल को लगता था कि मे बी यूनिवर्स में वॉइड जैसी चीज कोई होती ही नहीं है, तो एटम्स का होना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। इसलिए उनका यह मानना था कि पूरा वर्ल्ड कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। अब प्रॉब्लम यह थी कि हम लोग जितने भी डे टू डे ऑब्जर्वेशन देखते थे वो इन दोनों अप्रोच से समझाया जा सकता था, यानी कि थिंग्स लाइक और स्टफ लाइक अप्रोच दोनों हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते थे। तो ये तो साफ हो गया था कि कोई भी ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के काम नहीं आएगा। तो चलो फ्यूचर में जंप करते हैं कि आगे इस थ्योरी का क्या हुआ। अब आता है 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में भी एक सिमिलर डिबेट चल रही थी, बट इस टाइम ये चल रही थी लाइट के ऊपर। उस टाइम के जो सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उनका ये मानना था कि ये जो लाइट होती है ये लाइट पार्टिकल्स की बनी होती है और इन पार्टिकल्स को बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर। इसको लेकर उनके बहुत सारे आइडियाज थे, लेकिन बेसिकली मेन पॉइंट ये था कि लाइट एक वेव नहीं होती है, लाइट पार्टिकल से बनी होती है। ऑन दी अदर हैंड उसी टाइम के एक और बड़े फिजिसिस्ट क्रिस्टियन हाइगन का ये मानना था कि लाइट जो है वो वेव होती है। जिस तरीके से साउंड वेव हवा में प्रोपोगेट करती है उसी तरीके से लाइट वेव भी प्रोपोगेट करती है। बाद में ऐसा बोला जाने लगा कि इसको प्रोपोगेट करने के लिए जो मीडियम होता है वो ईथर होता है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग इतना बात नहीं करेंगे। तो उस टाइम ये बहुत ही अपोजिट आइडियोलॉजी चल रही थी कि लाइट पार्टिकल का बना हुआ है या फिर लाइट वेव का बना हुआ है। ये सिमिलर डिबेट हो गया जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिवर्स स्टफ का बना हुआ है या थिंग्स का बना हुआ है। तो सिमिलर डिबेट अब लाइट पे चल रही है। फिर 1801 में थॉमस यंग नाम के एक फिजिसिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस पूरे डिबेट को कंप्लीटली चेंज कर दिया और फिजिक्स के वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट आपने जरूर सुना होगा, इसे कहते हैं थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका सेटअप बहुत सिंपल है। बेसिकली लाइट सोर्स हम लोग डालते हैं 2 स्लिट से और उनके सामने स्क्रीन रखी रहती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है, अगर न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट सही है तो होगा ये कि ये जो कॉर्पस्क्यूलर्स है या फिर लाइट के पार्टिकल्स है ये दोनों स्लिट से जाएंगे और जस्ट सामने वाले एरिया में स्लिट से जाके टकरा जाएंगे और उधर शाइन करेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिंजेस। लेकिन अगर हाइगन की वेव थ्योरी सही है तो होगा ये कि यहाँ से 2 स्लिट से सेकेंडरी वेवलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे और ये आपस में इंटरफेयर करेंगे। अब लाइट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताता हूँ कि इंटरफेरेंस बेसिकली ये होता है कि जो लाइट होती है, लाइट इस वेव की तरह आगे ट्रैवल कर रही होती है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेस्ट और ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। अब होता है कि जब भी लाइट इंटरफेयर करती है एक दूसरे से और अगर ये 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। लेकिन अगर क्रेस्ट और ट्रफ आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो ये एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फ्रिंजेस टाइप पैटर्न मिलने चाहिए जो कि ब्राइट डार्क इस तरीके का होगा। जब एक्सपेरिमेंट किया तो गेस व्हाट, थॉमस यंग ने पाया कि यहाँ पर फ्रिंजेस बन रहे थे, जिससे प्रूफ कर दिया कि लाइट एक वेव होती है और न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को डिनाई कर दिया। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट के बारे में हमारे व्यूज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा था कि ये जो लाइट है ये लाइट एक्चुअली में किस तरीके की वेव है। तो 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने यह बताया
कि जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसका मतलब है कि लाइट दो तरीके की वेव से बनी रहती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होती है तो वो राइज देती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है तो वो राइज देती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करते हुए स्पेस में ट्रैवल करती है। और इसकी स्पीड को बोला गया ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आज हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 1864 तक तो ये क्लियर हो गया कि लाइट क्या होती है, लाइट एक वेव होती है, प्रूव हो चुका है। लेकिन हमारी ओरिजिनल डिबेट तो अभी भी रह गई कि ये मैटर क्या होता है, ये मैटर स्टफ लाइक होता है या थिंग लाइक होता है। एक्चुअली 1808 में एक पर्सन ने इसका भी आंसर दे दिया था, और वो पर्सन कोई फिजिसिस्ट नहीं बल्कि केमिस्ट्री की फील्ड के थे। इनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ये बोला कि सारे मैटर्स एटम से बने होते हैं। एटम ये वही नाम है जो डेमोक्रेटिस के टाइम से लिया गया था, और ये जो एटम्स होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। इसका मतलब एक सिंगल तरीके का एटम नहीं होगा, अलग अलग तरीके के एटम होंगे और उनके अलग अलग वेट हो सकते हैं। तो इन सब के अलग अलग वेट होंगे जो उनके अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को राइज देंगे। तो उन्होंने ये स्टैब्लिश कर दिया कि मैटर जो रहता है वो एटम से बना रहता है। तो अभी ईयर 1900 शुरू नहीं हुआ है, ईयर 1900 से पहले हमारे पास यूनिवर्स की इमेज है। मैटर पार्टिकल्स के बने रहते हैं, लाइट वेव की बनी रहती है, सारी इमेज एकदम सॉर्टेड है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? बात यह है कि लॉर्ड केल्विन, जिनके नाम पे केल्विन यूनिट रखा गया है, उनको इस बात पे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो हीट होता है तो उसके बाद वो लाइट कैसे इमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब में जब टंगस्टन एलिमेंट हीट होता है तभी तो वो लाइट इमिट करता है। तो ये कैसे हो रहा है कि जो मैटर है जो कि पार्टिकल्स का बना हुआ है वो वेव इमिट कर रहा है। इसके ऊपर उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर दिया था जो कि बहुत ही फेमस लेक्चर माना जाता है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया इसके ऊपर काम करने के लिए। फिर लोगों ने धीरे धीरे पाया कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है, एंड इट टर्न्स आउट कि उस ऑब्जेक्ट का कलर जितना ब्लैक होता जाएगा उसके लाइट के रिफ्लेक्ट करने की या फिर इमिट करने की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि उस पूरे फिनोमिना को नाम दे दिया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर बहुत लोग स्टडी कर रहे थे, लेकिन क्लासिकल थ्योरी में एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्लासिकल थ्योरी ये सजेस्ट कर रही थी कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आएगी उसमें बहुत ज्यादा पार्ट अल्ट्रावायलेट लाइट का होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हम लोगों को पता है कि एक नॉर्मल लाइट बल्ब है, वो लाइट बल्ब जलता है और उसमें ज्यादातर विजिबल लाइट आती है और थोड़ी बहुत इंफ्रारेड लाइट आती है जिसकी एनर्जी कम होती है विजिबल लाइट से, और अल्ट्रावायलेट लाइट इतनी नहीं आती है जिसकी एनर्जी विजिबल लाइट से भी ज्यादा होती है। क्लासिकल थ्योरी ये सजेस्ट कर रहा था कि ये जो बल्ब है, बल्ब से अल्ट्रावायलेट लाइट भी ढेर सारी आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग को अपने रूम में बैठने के लिए भी सनस्क्रीन लगानी पड़ती। एंड यू नो योर थ्योरी इज नॉट वर्किंग अगर वो एक लाइट बल्ब को भी अच्छे से प्रिडिक्ट ना कर पाए। उसी टाइम पे एक बहुत ही फेमस जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक इसके ऊपर काम कर रहे थे। प्लैंक इस चीज को लेकर फैसिनेटेड इसलिए थे क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी काम नहीं कर रही है तो जरूर नेचर में कुछ ऐसा फंडामेंटल हो रहा है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डजंट मैटर ये ब्लैक बॉडी किस भी मटेरियल की बनी हुई है, जस्ट बिकॉज वो ब्लैक है तो उसी तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करेगी। तो मैक्स प्लैंक इसको लेके बहुत फैसिनेटेड थे। जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम हाइपोथेसिस। क्वांटम हाइपोथेसिस ये कहती है कि मे बी लाइट वेव की तरह कंटिन्यूअस फॉर्म में जाके मैटर से नहीं टकरा रही है बल्कि डिस्क्रीट यूनिट के फॉर्म में जा रही है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा लाइट। अब ये जो उन्होंने क्वांटा दिया, बेसिकली इसमें आइडिया ये था कि जो एनर्जी होती है दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू दिस एच, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसको बाद में नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट। अब क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी छोटी होती है तो जो लाइट के पार्टिकल है या फिर क्वांटा है वो बहुत ही छोटे हो सकते हैं, एंड क्योंकि ये इतने छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल है तो लॉन्ग फॉर्म में वो कंटिन्यूअस वेव की तरह दिखेंगे। ये इस तरीके से होगा कि अगर हम लोग किसी डेजर्ट को दूर से देखें तो डेजर्ट हम लोगों को बहुत ही कंटिन्यूअस फॉर्म की तरह दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग उस पर जूम करेंगे तब जाके पता चलेगा कि पूरा डेजर्ट छोटे टाइनी सैंड पार्टिकल से बना हुआ है। बस यही अप्रोच उन्होंने लाइट के लिए भी अप्लाई की। अब ये थ्योरी इतनी सक्सेसफुल थी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैक्स प्लैंक ने एक्साइटेड होकर अपने बेटे को बोला कि जिस तरीके से न्यूटन ने अपने टाइम पे एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की थी, इस टाइम पे उन्होंने इस लेवल की डिस्कवरी की। और अगर सोचा जाए तो मैक्स प्लैंक गलत नहीं है। आज के टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स में प्लैंक कांस्टेंट का एक बहुत ही क्रूशियल रोल है। तो मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम हाइपोथेसिस की मदद से ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे काम कर रही है, लेकिन उसी टाइम पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फिनोमिना ये हो रहा था कि हम लोग किसी भी स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल के ऊपर जब लाइट इमिट करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और उस टाइम कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके बना लिए कि वो लोग उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर सके। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर लाइट वेव है और जो लाइट जा रही है उसकी हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा दे तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उनकी एनर्जी भी ज्यादा होने लगेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था।
फिजिसिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी वो ओवरऑल सेम हो रही है। तो एक बहुत ही बड़ा पजल था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका आंसर दिया अपने पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन जब इस पेपर पे काम कर रहे थे तो वो सिर्फ एक पेटेंट क्लर्क थे और उस टाइम उनको मैक्स प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस के बारे में पता था और वो ये बिलीव करते थे कि ये जो लाइट है ये इंडिविजुअल पार्टिकल से बनी होती है जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो उस अप्रोच का यूज करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो फोटॉन्स है वो फोटॉन्स जाके इलेक्ट्रॉन्स को हिट करते हैं। अगर अब उन फोटॉन्स की इतनी एनर्जी नहीं हुई कि वो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल पाए तो हमको कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे और वो मिनिमम एनर्जी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सके उसको उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उससे ज्यादा जितने भी एनर्जेटिक फोटॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेंगे। अब जब हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो होता ही है कि जो फोटॉन्स है फोटॉन्स की एनर्जी तो उतनी ही है, बस हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा डाल रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन इस वजह से एनर्जी नहीं बढ़ रही उनकी। तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम कर रहा है और इसके बाद लोग पूरी तरीके से मानने लग गए कि लाइट पार्टिकल का बना हो सकता है। बट वेट अ सेकेंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि थॉमस यंग ने यह दिखाया था कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। तो ये तो प्रूव हो गया था कि लाइट तो वेव है और मैटर जो है वो मैटर पार्टिकल है। लेकिन अब एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक मिलकर ये कह रहे हैं कि जो लाइट है लाइट भी पार्टिकल है। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब लाइट पार्टिकल और वेव दोनों कैसे हो सकती है? ये तो ऐसा ही हो गया कि अभी मैं बोल दूं कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं ये बताऊंगा कि मैटर भी पार्टिकल और वेव होता है। इट टर्न्स आउट मैं यही बताने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ क्रैश कोर्स टू क्वांटम मैकेनिक्स।